Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching second year intermediate maths lectures. बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 4, जी हाँ वही चैप्टर नंबर 4 डेरिवेटिव, जिसको सुनकर आज से पहले शायद आपके घर वाले, आपके कजन या आपके बड़े बाजी और बाजी आपको डराया करते थे कि बहुत मुश्किल टॉपिक है, बहुत अजीब सा टॉपिक है, या फिर शायद आप खुद डरा करते थे कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का नाम सुनकर कि पता नहीं इस टॉपिक में ऐसा क्या खास होगा और क्या मुश्किल होगा। तो मेरा बेटा हम लोगों ने बहुत ईजी वे में इन टॉपिक को क्लियर करते हुए जा रहे हैं। हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 4 के अंदर नॉर्मली 4 एक्सरसाइज आपके पास आती है, एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4। 4.1 चूंकि लिमिट वाली एक्सरसाइज होती है, उसमें लिमिट से कॉन्सेप्ट आ रहे होते हैं, तो इसलिए हम उसको चैप्टर नंबर 1 के साथ हमेशा किया जाता है। अच्छा, हम एक्सरसाइज 4.2 कंटिन्यू कर रहे थे। देखो मेरा बेटा, अगर मैं बहुत डिटेल के अंदर वीडियोस बनाता हूं या बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, चाहे आप इधर एप्टीट्यूड के लिए डेरिवेटिव को पहली बार पढ़ रहे हो, चाहे आप इंटरमीडिएट मैथ्स के लिए डेरिवेटिव को पढ़ रहे हो, उसकी मेन रीजन क्या होती है कि वो डेरिवेटिव या वो इंटीग्रेशन अगर आपके कजन या आपके दोस्त उससे डरते हैं तो ऑब्वियसली उसमें डरने का मुकाम है, उसमें डरने की बात है, क्योंकि वो मुश्किल टॉपिक है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि भाई जाहिर सी बात है, जो एक सिंध बोर्ड वाला बच्चा है जो कि पहली बार सेकंड ईयर के अंदर आके डेरिवेटिव के टॉपिक को पढ़ता है, उसको टॉपिक क्लियर हो सके, वो टॉपिक को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सके। चूंकि एक्सरसाइज 4.2 एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जिसमें कई तरह के क्वेश्चंस हैं, कई तरह के कॉन्सेप्ट मिलाकर दिए हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस भी हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी हैं, लॉगरिथम के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, नेचुरल लॉगरिथम के ऊपर क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं, कॉमन एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश क्या रही कि हमेशा भाई पहले आपको बच्चे को कॉन्सेप्ट दिया जा सके, उस कॉन्सेप्ट के बाद अपनी जानिब से कोई रेलेवेंट एग्जांपल्स उसको दूं कि वो एग्जांपल्स जो कि पास पेपर्स में आती हैं एज एन एमसीक्यूज या एप्टीट्यूड साइड के ऊपर एज एन एमसीक्यूज आ रही होती हैं, और देन हम बुक के एक्सरसाइज 4.2 के भी क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगेन रिपीट कर देता हूं, ये चैप्टर मुश्किल जरूर है मगर आसान है अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हमने इसी पैटर्न को लेकर चल रहे थे, हम इसी पैटर्न के ऊपर सॉल्व कर रहे थे और इसी पैटर्न के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे सर? बेटा हम काम ये कर रहे थे कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, वीडियो लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा पावर फॉर्मूला। वो पावर फॉर्मूला जो कि बेतहाशा बार अब ऑनवर्ड डेरिवेटिव का जब कभी नाम आया करेगा उनमें यूज हुआ करेगा। मैंने ना सिर्फ पावर फॉर्मूला एक्सप्लेन करा बल्कि उसकी पर्टिकुलर एग्जांपल्स अपने पास से एमसीक्यूज बेस्ड एग्जांपल, एप्टीट्यूड बेस्ड एमसीक्यूज एग्जांपल्स आपको बहुत डिटेल में और बेतहाशा कराई ताकि आपका खौफ दूर हो सके कि डेरिवेटिव कोई मुश्किल चीज नहीं है। फिर हम लोगों ने अगेन एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसकी मेन रीजन भी यही थी कि भाई एक कॉन्सेप्ट आपके जहन से निकल सके, डेरिवेटिव मुश्किल नहीं है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट बेतहाशा बार यूज होने वाले थे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उनके ना सिर्फ फॉर्मुलाज को देखा बल्कि उनके लातादाद रेलिवेंट एग्जांपल्स को भी देखा। आप वो जाकर मेरी लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर व्यू कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने पहले मेजर फॉर्मुलाज पढ़े डेरिवेटिव के, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलाज थे। मैंने ना सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलाज को बहुत इजीली एक्सप्लेन करा बल्कि दूसरे टीचर्स की तरह उनको रटवाया नहीं, बल्कि उनको एक्सप्लेन करने के बाद हर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला की आपको 3 से 4 एग्जांपल्स दी। ना सिर्फ एग्जांपल्स दी बल्कि उनकी हमने कई तरह के क्वेश्चंस भी सॉल्व करे और देन हम लोगों ने उसको एक आसान जबान में, शॉर्ट ट्रिक जबान में याद करने का तरीका सीखा। वो याद करने का तरीका जो मैं नॉर्मली एप्टीट्यूड साइड के ऊपर बच्चों को सिखाता हूं, क्योंकि मेनली एप्टीट्यूड टीचर हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने वो तरीका आपको सिखाया ताकि आपके लिए एक चीज इजी हो सके, आपको जी आसानी से समझ आ सके। देन उसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 के रेलिवेंट क्वेश्चंस देखे जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलास के ऊपर थे। तो मेरा बेटा कहने का मकसद है कि मैं आपको चैप्टर नंबर 4 जिस तरीके से लेके चल रहा हूं, आई गेस आपको बहुत इजी वे में क्लियर कर पा रहा हूं, आपको बहुत इजी वे में समझा पा रहा हूं। उसकी मेन रीजन क्या है कि भाई आप चूंकि इंटरमीडिएट का बच्चा है, सेकंड ईयर का बच्चा पहली दफा सेकंड ईयर में आकर डेरिवेटिव पढ़ना स्टार्ट करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन भी। अगर डेरिवेटिव समझ में आएगा तो इंटीग्रेशन समझ में आएगा अच्छी तरीके से। तो तभी एक लेक्चर ज्यादा या 2 लेक्चर ज्यादा या अपनी बात को डिटेल में एक्सप्लेन करने का मेन रीजन ही होता है कि बच्चे को अपनी बात कन्वे की जा सके, बच्चे को ये बात बहुत इजी वे में समझ में आ सके, बच्चे को ये बात बहुत इजी वे में समझ आ सके कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अब अगर एक बार जिंदगी में आ गया तो अब ये जाने वाला नहीं है, ये आगे हर यूनिवर्सिटी साइड के ऊपर आएगा। चाहे आप ईकेट साइड पे जाओ, चाहे आप बीकेट साइड पे जाओ, चाहे आप एमकेट साइड पे जाओ, मेडिकल यूनिवर्सिटीज तक के अंदर भाई डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के कोर्सेज के अंदर। मैं आपको पहले बता देता हूं ओपनली, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर डॉ के ऊर्जा कैंपस का पूरा बैच पढ़ाया था अल्हम्दुलिल्लाह। या इंजीनियरिंग साइड को तो ऑब्वियसली मौजूद ही है, और मेडिकल जो आपके पास बिजनेस यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके अंदर भी कैलकुलस के कोर्स के अंदर आता है। तो कहने का मकसद क्या, एक बार समझ लो क्योंकि फिर से छुटकारा नहीं है। अगर आपको समझ में आएगा तब भी आप इजीली क्लियर कर सकते हो। तो आइए जरा अपने आज की वीडियो लेक्चर की जानिब चलते हैं। हमारा आज का वीडियो लेक्चर है वीडियो लेक्चर नंबर 6। ये वीडियो लेक्चर नंबर 6 जो हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास
लॉग्स के ऊपर, यानी कि कॉमन लॉग्स और नेचुरल लॉग। हम बाद में डेरिवेटिव के फॉर्मूला के ऊपर जाएंगे, पहले मुझे आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सही करना है। क्या आपको ये बात पता है कि कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग में क्या डिफरेंस होता है? अगर नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए, और मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लॉग क्या होता है। आई गेस आपको ये बात क्लियर होगी कि लॉग क्या होता है। वही सर मैट्रिक क्लास में हमने पढ़ा था। तो बेटा लॉग होता क्या है सर, वो तो हमें याद ही नहीं है। बच्चा मुझसे अक्सर ये बात कहते थे, फिजिकल क्लास में मुझसे पूछता हूँ तो मैं दिल चाहता है उसकी चम्मा प्लेटिंग करने का, बट देन मैं कंट्रोल करता हूँ अपने आप को और मैं खुद ही बच्चों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ कि मेरा बेटा लॉगरिथम क्या होता है। बेसिकली इट इज एन इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल साइड। खैर एक अलग चीज आ जाएगी, हमारा बेसिक टॉपिक है कॉमन लॉग के ऊपर। आई गेस आप तमाम लोगों ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी के अंदर ये खूबसूरत सा सिंबल लॉग का जरूर देखा होगा। अगर आपको याद पड़े तो लॉग के साथ एक चीज नीचे होती थी और एक चीज ऊपर होती थी। हम नीचे वाली चीज को नॉर्मली कहते हैं उसकी बेस, और वो जो ऊपर वाली चीज होती है उसको उसका फंक्शन कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? उसका फंक्शन। तो अगर मैं अपनी बात को बहुत आसान जबान में अगर आप क्लियर कर पा रहा हूं, सर ये तो हमारे टॉपिक का हिस्सा ही नहीं है, सर क्यों पढ़ा रहे हैं? मेरा बेटा अगर आपको बुक की एग्जांपल समझनी है, बुक के क्वेश्चंस करने हैं, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इस कॉम का अलमिया यही है कि ट्यूशन वाली बाजियों से पढ़ के जो कॉन्सेप्ट्स सारे सारे बकवास हुए होते हैं। तो आप पहले कॉन्सेप्ट लो, देन हम इंशाल्लाह इसके डेरिवेटिव के फॉर्मूला के ऊपर जाएंगे और फिर उसके रेलेवेंट एग्जांपल्स और बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे एक्सरसाइज 4.2 से। मैंने क्या कहा, मेरा बेटा लॉग, जब लॉग का क्वेश्चन आता है या एक जो भी सिंपल लॉग होता है उसके बाद नॉर्मली दो चीजें होती हैं, एक उसकी बेस होती है और एक उसका ऊपर लिखा हुआ फंक्शन होता है। क्लियर है मेरी बात? अब अगर मैं एक और चीज आपसे कहूं, आपने अपनी जिंदगी में बेतहाशा बार एक लॉग ऐसा देखा होगा जिसकी बेस क्या होती है 10। आई गेस देखा होगा। अगर आपके पास सिंपल कैलकुलेटर मौजूद है, यानी कि कैसियो के अच्छे वाले कैलकुलेटर के अलावा की बात करूं, ब्लू वाला जो कैसियो कैलकुलेटर है उसके अलावा, तो वो जितने भी कैलकुलेटर होते हैं उसके अंदर क्या होता है, वहां पे लॉग का ऑप्शन होता है। जब उस लॉग के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो बहुत बार वहां पे बेस लिखी हुई भी नहीं आती, वो सिंपल लॉग लिखा हुआ आता है। इसका मतलब क्या होता है, उस लॉग की बेस क्या है 10, या फिर लॉग जो नॉर्मली लॉग हम ले रहे होते हैं सॉल्व करने के लिए उनकी बेस 10 ही होती है। तो क्या लॉग बेस 10 का मतलब क्या है, यानी कि ऐसा लॉग जिसकी बेस में 10 आ रहा है, और ऐसे लॉग को हम कहते हैं कॉमन लॉग। ऐसे लॉग को हम क्या कहते हैं? कॉमन लॉग। यानी कि ऐसा लॉग जिसकी बेस में क्या आ रहा हो, 10 आ रहा हो, ऐसे लॉग को हम क्या कहते हैं? कॉमन लॉग। और लॉग 10 को हम सिंपल लॉग की फॉर्म में भी ले सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली आप किसी भी टर्म पे पावर होना हो उसके जिस तरह उसके पावर 1 होती है, या किसी भी नंबर किसी भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर लिखा हुआ नंबर हो उसके साथ कोएफिशिएंट 1 होता है। कहने का मकसद क्या है, वैसे ही अगर कोई लॉग सिंपल लिखा हुआ हो तो उसकी बेस 10 ही होती है। मैंने आपको दो एग्जांपल दी। मैंने क्या एग्जांपल दी? मैंने कहा कोई भी टर्म अगर आपके पास लिखी हुई है उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो उसका मतलब कि उसकी पावर क्या होती है? 1 होती है। सेम गोज फिर कोई वेरिएबल लिखा हुआ है उसका कोई कोएफिशिएंट नहीं लिखा हुआ, यानी कि उसके साथ कोई नंबर नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसका कौन सा नंबर होगा? 1 का नंबर होगा। बिल्कुल वैसे ही अगर कोई लॉग लिखा हुआ है और उस लॉग के साथ उसकी बेस के अंदर आपको कोई नंबर नहीं दिखता, इसका मतलब क्या है? उसकी बेस क्या है? 10 है। सर ये आप इतनी डिटेल में क्यों समझा रहे हैं? मेरा बेटा डिटेल में समझाने का रीजन ये है कि बच्चों को आगे चल के टॉपिक समझ में नहीं आता। तो आपको पहले तो लॉग के बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए कि उसकी बेस क्या होती है, फंक्शन क्या होता है। बेस नीचे वाली चीज होती है, फंक्शन क्या होता है जिसके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है, जिसको फंक्शन उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। अच्छा, मैंने दूसरी बात यह करी, नॉर्मली जो लॉग होते हैं दुनिया के अंदर, नॉर्मली ज्यादातर हम जिन लॉग को सॉल्व कर रहे होते हैं बेस 10 वाले होते हैं। और अगर कोई लॉग जिसके साथ बेस ना भी लिखी हुई तो हम यही एज्यूम करते हैं कि भाई इसकी बेस क्या होगी, इसकी बेस 10 ही होगी। अच्छा, तो ऐसे लॉग को हम क्या कहते हैं? कॉमन लॉग कहते हैं। मैंने आसान जबान में आपको कॉमन लॉग समझा दिया। तो सर ये नेचुरल लॉग क्या होता है? मेरा बेटा अगर नेचुरल लॉग को आपको समझना है तो आपको पहले एक नंबर पता होना चाहिए। दुनिया में एक नंबर होता है उसको हम कहते हैं ई। क्या नंबर कहते हैं? ई। ये जो ई होता है नेचुरल नंबर होता है। ये जो ई होता है ये क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। ये जो नेचुरल नंबर होता है ना, आपके कैलकुलेटर में गिवन होगा, इसकी वैल्यू होती है 2.172 या 2.173 का अराउंड हो रही होती है। तो ये ई जो होता है ना, ये ई नेचुरल नंबर होता है। दुनिया में अगर कोई ऐसा लॉग आ जाए, एक ऐसा लॉग आ जाए जिसकी बेस में 10 के बजाय क्या हो? ई हो, यानी कि लॉग ई, इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल लॉग कहते हैं। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, दुनिया में कोई ऐसा नंबर आ जाए, ऐसा लॉग आ जाए जिसकी बेस में क्या हो? ई, तो इसको क्या कहते हैं? नेचुरल लॉग कहते हैं। और लॉग ई का एक और नाम क्या होता है? एलन। ये अब इससे जान नहीं छूटने वाली, आज पहली बार पढ़ा दिया, अब इससे जान नहीं छूटने वाली। किसी भी यूनिवर्सिटी चले जाओ, हर जगह इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो, हर जगह डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट्स आएंगे। पहले बता रहा हूं, एक बार सीख लोगे जिंदगी आसान है इंशाल्लाह। कहने का क्या मकसद है? नेचुरल लॉग क्या होता है? लॉग ई को हम क्या कहते हैं मेरा बेटा? नेचुरल लॉग। लॉग ई को हम क्या कह रहे होते हैं? नेचुरल लॉग। और लॉग ई का एक और नाम क्या होता है? एलन। यार ई की वैल्यू आई गेस 2.17 होती है, फिर 2.718 होगी, इस तरह करके कुछ होती है, आप चेक कर लीजिएगा ई की वैल्यू। बस ई की वैल्यू पता जरूरी नहीं कि पता भी हो, मैंने आपको एज एन एक्स्ट्रा एक कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। ई होता है कि एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.178। तो अगर मैं आपसे कहूं कि हमने यहां तक क्या चीज सीखी, तो हम क्या कह सकते हैं हम लोगों ने यहां तक क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि भाई
कॉमन लॉग क्या होता है? एक ऐसा लॉग जिसकी बेस में 10 आ रहा हो उसको हम क्या कहते हैं मेरा बेटा? कॉमन लॉग। और सर नेचुरल लॉग क्या होता है मेरा बेटा? एक ऐसा लॉग जिसकी बेस में क्या आ रहा हो? ई आ रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल लॉग। और नेचुरल लॉग का एक और नाम क्या होता है? एलन। क्या होता है? एलन। यानी कि लॉग ई का एक और नाम क्या होता है? एलन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आज का पूरा लेक्चर आपको समझ में आना है तो। आइए अब जरा अपने टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। ये साइड टॉपिक थे जो मैंने अभी आपको समझाया, मगर जाहिर सी बात है अगर मैंने अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस करे हैं तो कहीं ना कहीं ये साइड टॉपिक भी आपके मेन या इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हावी होंगे। अब आते हैं जरा अपने मेन टॉपिक की जानिब जो कि है लॉगरिथमिक फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। क्या फॉर्मूला है लॉगरिथम के लिए डेरिवेटिव के अंदर? बहुत आसान फॉर्मूला है। कभी भी डेरिवेटिव ln fx के ऊपर अप्लाई हो रहा हो, ln सर ln अभी आपने पढ़ाया, बिल्कुल मेरा बेटा, मैंने क्या कहा था? log e का नाम क्या होता है? ln। यानी कि डेरिवेटिव एक ऐसे log e के ऊपर एक नेचुरल log के ऊपर अप्लाई हो जिसका फंक्शन क्या है? fx कोई भी फंक्शन आ रहा है, तो डेरिवेटिव के अंदर इसका फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है आइए समझते हैं, फिर देन इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। कभी भी डेरिवेटिव एक log e के ऊपर अप्लाई हो यानी कि ln के ऊपर अप्लाई हो जिसका फंक्शन क्या है? fx, तो डेरिवेटिव आपसे कहता है कि भाई आप फंक्शन जो भी इसका फंक्शन होगा आप उसको एज इट इज एक बार डिवाइड में उतार दोगे। जो भी आपका फंक्शन होगा log के साथ उसको आप एज इट इज एक बार डिवाइड में उतार दोगे। बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ेगी और फिर डेरिवेटिव आप लोगे किसके ऊपर? फंक्शन के ऊपर। किसके ऊपर डेरिवेटिव लोगे? फंक्शन के ऊपर। देखो मैंने वो बात जो अपने वीडियो लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करी थी कि डेरिवेटिव के जितने मेजर फॉर्मूलाज हैं, चाहे वो पावर फॉर्मूला है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, और चाहे वो आज हम लॉग के फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं, या कल को हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, या परसों को हम ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज पढ़ होंगे। मैंने एक बात करी थी, वो बात अपने पल्लू से बांध लो, वो बात अपने जहनों में लाजमी रखो। मेरा बेटा अगर मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कॉन्सेप्ट लाजमी बच्चे को दिए जाए। मैंने आपसे कहा था लॉग के आपके डेरिवेटिव के जितने मेजर फॉर्मूलाज आपके पास आ रहे होंगे, वो डेरिवेटिव के फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई करने के बाद खत्म नहीं होंगे, बल्कि अप्लाई करने के बाद उस वक्त खत्म होंगे जब आप इधर उनकी बेस का, इधर उनके फंक्शन का, इधर उनके एंगल का, लास्ट में उनका भी डेरिवेटिव लिया करोगे। मेरी बात को अगर मानना समझना चाह रहे हो तो आई गेस आपने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा, लेक्चर नंबर 4 देखा होगा, लेक्चर नंबर 5 देखा होगा, और आज लेक्चर नंबर 6 भी देख रहे हो कि देखो अगर यहां पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर? ln fx के ऊपर। तो फॉर्मूला आपसे क्या कह रहा है? फॉर्मूला समझो, तमाम फॉर्मूला से एक बात कॉमन है डेरिवेटिव के। क्या बात कॉमन है? कि भाई फॉर्मूला तो आपसे क्या कहता है? कभी भी आपका डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा हो एक log e के ऊपर जिसका फंक्शन आ रहा है fx के ऊपर, तो भाई ऐसे log के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होता है तो उसका फंक्शन डिवाइड में एक बार लिखा है यानी कि 1/fx। और बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात बढ़ती है डेरिवेटिव के उसके फंक्शन के ऊपर, यानी कि जो भी उसका फंक्शन था उसके डेरिवेटिव का, उसके फंक्शन का डेरिवेटिव लाजमी लिया जाएगा। जिस तरह पावर फॉर्मूला के अंदर हम लास्ट में बेस का डेरिवेटिव लेते थे, जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हम लास्ट में उनके एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही लॉगरिथम फॉर्मूलाज के अंदर आप हमेशा लास्ट के अंदर उनके फंक्शन का डेरिवेटिव लिया करोगे। मेरा बेटा अगर मैं इतनी मेहनत से कन्वे करता हूं बात को, क्या रीजन है? आपको ढूंढना नहीं है, डेरिवेटिव मुश्किल नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट होने चाहिए। और इंशाल्लाह अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट मेरी वीडियो देखते देखते मेजॉरिटी अवाम को याद हो जाती है, तभी लोग कहते हैं कि सर आपसे पढ़ने में मजा आता है। अब देखो हमने अगर ये क्वेश्चन समझ लिया तो और इसकी रेलेवेंट एग्जांपल देख लेते हैं। मुझसे पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली मैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा, पहले रेलेवेंट क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। भाई अब पहला क्वेश्चन आ रहा है, डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर? ln x के ऊपर। डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर? ln x के ऊपर। मेरा बेटा मैंने अभी आपको बताया ये x क्या है? इस ln का फंक्शन, कि डेरिवेटिव के अंदर ln का या लॉगरिथम का क्या फॉर्मूला है कि भाई जो भी फंक्शन आ रहा है उसको डिवाइड में एज इट इज एक बार लिखो, और बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ती है, डेरिवेटिव लोगे उसके फंक्शन के ऊपर। क्या फंक्शन था? x, तो x के ऊपर x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लोगे। तो जाहिर सी बात है, ये बात मैं आपको अगेन बहुत बार कन्वे कर चुका हूं कि कभी भी आप डेरिवेटिव किसी टर्म के ऊपर उसी टर्म के रिस्पेक्ट से ले लो तो उसका आंसर क्या होता है? हमेशा 1। तो सिंपल ln x का आंसर क्या होगा? 1/x। ये बात आपको वैसे ही बहुत बार याद होनी चाहिए। ये वाला चीज हम बहुत बार फॉर्मुलाज में यूज कर रहे होंगे, अभी जो क्वेश्चंस करेंगे बड़े क्वेश्चंस उनमें बहुत बार सॉल्व कर रहे होंगे। देखो मेरा बेटा मैं साथ साथ छोटे छोटे एमसीक्यूज भी आपको बहुत ज्यादा तादाद में करवाता जा रहा हूँ, ये एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज, ताकि आपको जिंदगी में बाद में मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। आप सिंपल मेरे चैनल के ऊपर आकर बाद में एप्टीट्यूड रिलेटेड वीडियोज देख सकोगे, चूंकि एप्टीट्यूड के डेरिवेटिव से अगर वीडियो देखोगे तो ऑब्वियसली आपको शायद समझ में ना आए अभी स्टार्टिंग के अंदर। उसकी रीजन क्या होगी कि वो वीडियो एप्टीट्यूड के बच्चे के लिए होती है जो इंटर पढ़ के आया हुआ है। आप पहली बार अगर डेरिवेटिव
पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होंगी, क्योंकि आप इंटरमीडिएट मैथ्स को पहले डिस्कस करेंगे हम। ऑब्वियसली हम 4.2 के तमाम लेक्चर डिस्कस करते हुए जा रहे हैं, उनके तमाम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। कहने का मकसद क्या, हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। अगर वो टॉपिक जो आपने कभी समझे ही नहीं थे, आपको पता ही नहीं कि डेरिवेटिव क्या होते हैं, इसलिए बेसिक इंटरमीडिएट मैथ्स को पहले डिस्कस करते हुए जा रहे हैं हम। तो भाई ये जो क्वेश्चन होता है ln x वाला, ये बच्चों को वैसे ही पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव क्या होता है ln x का, 1/x। अच्छा मेरा बेटा, अब मेरे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है। क्या क्वेश्चन आ रहा है, एक और एग्जांपल आ रही है, फिर एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन आ रहा है डेरिवेटिव ln × sin x। पता नहीं बच्चा इन क्वेश्चंस को देख के इतना डरता है क्यों, मुझे आज तक समझ नहीं आया। अरे अल्लाह के बंदू, सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए देखो मेरा बेटा, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में एप्टीट्यूड साइड में बेतहाशा आ रहे होते हैं। आपको डेरिवेटिव के अंदर ln का फॉर्मूला बस मालूम होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, आई गेस आपको पता होगा। मैंने क्या कहा, डेरिवेटिव के अंदर लॉगरिथम का ये ln का क्या फॉर्मूला होता है, जो भी आपका फंक्शन आ रहा है, जाहिर सी बात है ये टर्म ln के साथ लिखी हुई पूरी की पूरी टर्म ln का फंक्शन आ रही है, तो इस टर्म को आपने डिवाइड में लिख देना है। क्या कहता है ln का फॉर्मूला डेरिवेटिव के अंदर, कि जो भी आपका फंक्शन आ रहा है उस फंक्शन को डिवाइड में एक बार लिख दो। बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात फिर बढ़ेगी आगे। डेरिवेटिव लोगे किसका, फंक्शन का, यानी कि डेरिवेटिव लोगे किस चीज का, sin x का। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल तरीके से लपेट दिया हम लोगों ने। क्या क्वेश्चन था, डेरिवेटिव लेके देखो ln sin x के ऊपर। अबे अल्लाह के बंदे, ऐसे क्वेश्चन तो हम रोज अब पेलते हैं भाई, इतने आसान क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई जो भी फंक्शन आता है डेरिवेटिव के अंदर, ln का क्या फॉर्मूला होता है, 1/sin x। बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात बढ़ती है फंक्शन के डेरिवेटिव के ऊपर। तो क्या हो जाएगा, 1/sin x एज इट इज रहा, और डेरिवेटिव लोगे किसका, sin x का। sin x डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सारे के सारे आपको पढ़ा चुका हूं, बहुत डिटेल में बता चुका हूं। तो आई गेस आपको पता होगा डेरिवेटिव में sin x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x प्लस का c एज इट इज। नहीं सी नहीं लगाएंगे, सॉरी सी इंटीग्रेशन में आता है भाई। अच्छा हमारे पास क्या आ गया भाई, सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बिल्कुल कर दिया। क्या मुश्किल थी इसके अंदर, कुछ मुश्किल नहीं थी भाई। ln sin x क्वेश्चन आ रहा था, सिंपल तरीके से हमने क्या करा, डेरिवेटिव के अंदर लॉगरिथम का फॉर्मूला अप्लाई करा। क्या होता है ln का फॉर्मूला डेरिवेटिव के अंदर, जो भी फंक्शन आ रहा है डिवाइड में लिखोगे, देन डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर। तो 1/sin x डेरिवेटिव ऑन दी sin x, तो 1/sin x एज इट इज रहा, और डेरिवेटिव sin x के ऊपर हमने लिया, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा बेटा, cos x। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो देखो मेरा बेटा, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि पहले बच्चे को कॉन्सेप्ट दिया जाए, देन उसकी रेलेवेंट एग्जांपल्स कराई जाए, और फिर बुक के ऊपर आपको लेकर आऊं। हम इंटरमीडिएट मैथ्स की बुक को फॉलो जो कर रहे हैं उसको बाद में लेकर आऊं आपको। पहले आपको कॉन्सेप्ट दूं कि टॉपिक क्या है आपका। अब देखिए आपके पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। अगेन ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन होगा, आप चेक कर सकते हैं बुक से। क्या क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास कि भाई इसको डेरिवेटिव देना है, इसके ऊपर डिटरमाइन द डिफरेंशियल, डिटरमाइन द डेरिवेटिव्स, ये टेक आउट डेरिवेटिव या फाइंड आउट डेरिवेटिव, कई तरह के क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये, क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 होगा ये। अच्छा क्या कह रहे हैं, fx इज इक्वल टू ln t स्क्वायर प्लस t, fx इज इक्वल टू ln t स्क्वायर, ये ft होगा यहाँ पर, क्योंकि आपको फंक्शन t के रिस्पेक्ट से क्या है, ft इज इक्वल टू ln t स्क्वायर प्लस का t। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकालो, डिटरमाइन द डिफरेंशियल, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन का क्या निकालो, डेरिवेटिव निकालो, और फंक्शन क्या है आपके पास, t की रिस्पेक्ट से। अच्छा मैं एक बात रिपीट करता हूं, देखो आप चूंकि ऑनलाइन क्लास में बैठे हो सकता है आपके अंदर, आपके जहनों में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, वो क्वेश्चंस ऑब्वियसली आप ऑनलाइन मीडियम की वजह से मुझे नहीं पूछ सको, बट मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है उन क्वेश्चंस का आंसर अपनी तरफ से दे दिया करूं। हो सकता है अब आपके किसी के जहन में आ रहा हो, सर ये हम हमेशा कब तक हम x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते रहेंगे, सर क्या किसी और टर्म के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव नहीं लेंगे। तो मेरा बेटा, मैंने ये बात आपको लास्ट की वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन भी करी थी कि आप हमेशा चेक किया करोगे आपको फंक्शन किस रिस्पेक्ट से गिवन है, आपको यहाँ पे फंक्शन किस रिस्पेक्ट से गिवन है, t के रिस्पेक्ट से गिवन है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे होंगे, t के रिस्पेक्ट से। अच्छा तो हम कैसे ले रहे होंगे भाई, जो आपको फंक्शन गिवन है जिसके रिस्पेक्ट से, उसकी रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव लेना है। अब देखो आपको फंक्शन किसकी रिस्पेक्ट से गिवन है, टी की रिस्पेक्ट से गिवन है, तो हम टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव को ले रहे होंगे बेटा। तो यहाँ पे किसकी रिस्पेक्ट से हमें डेरिवेटिव गिवन है मेरा बेटा, टी की रिस्पेक्ट से गिवन है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या ले लूंगा, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या रीजन है टी की रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेने का, कि भाई यहाँ पे फंक्शन किसकी रिस्पेक्ट से गिवन है, टी की रिस्पेक्ट से गिवन है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी फंक्शन ft, और यहाँ पे भी डेरिवेटिव हम ले लेंगे t की रिस्पेक्ट से। जाहिर सी बात है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो भाई जो जिसकी रिस्पेक्ट से वो क्वेश्चन गिवन होगा उसी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव को लेते हैं हमेशा। तो यहाँ पे क्या आ गया, फंक्शन t की रिस्पेक्ट से गिवन था, तो हमने t की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव को ले लिया। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँ तो यहाँ पे ln आ गया। अब ln आ गया तो डेरिवेटिव के अंदर ln का फॉर्मूला मौजूद है, तो हमने उस फॉर्मूले को यूज करना है। अब तक तो ये बात सारी बातें आपको इंशाल्लाह समझ में आना स्टार्ट हो चुकी होंगी। ये डेरिवेटिव की मुश्किल चीज नहीं है, सिंपल फॉर्मूला सा गेम है, सिंपल
सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट का गेम है, बहुत इजी चीज है, मजे की चीज है। अब देखो क्या आ गया यहाँ पे, डेरिवेटिव एलन के ऊपर अप्लाई हो रहा है। जाहिर सी बात है एलन का डेरिवेटिव के लिए चूंकि फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। क्या फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का कि भाई 1 अपॉन जो भी एलन के साथ फंक्शन होगा, उसका जो भी एलन का फंक्शन होगा, डिवाइड में वो एक बार लिखा जाएगा, डिवाइड में वो एक बार लिखा जाएगा, और फिर आप डेरिवेटिव लोगे। किसके ऊपर डेरिवेटिव लोगे? जो भी उसका फंक्शन होगा। यानी कि एक बार फंक्शन डिवाइड में लिखना है और फिर एक बार उस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आपको बेसिक तरीके से समझ में आए। क्या बेसिक तरीका है कि भाई सिंपल तरीके से आपने डिफरेंशिएट किया, यानी कि डेरिवेटिव अप्लाई करा। किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई करना है? एक्स के रिस्पेक्ट से, वाई के रिस्पेक्ट से, जेड के रिस्पेक्ट से, टी के रिस्पेक्ट से। भाई जिसके रिस्पेक्ट से आपको फंक्शन गिवन था, फंक्शन यहां पे टी के रिस्पेक्ट से गिवन था, तो हमने टी के डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अप्लाई कर दिया तो बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन बन गया। क्या इजी तरीके से क्वेश्चन बन रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है डेरिवेटिव ln t स्क्वायर प्लस का टी। जाहिर सी बात है जब मेरे पास अब ln आ गया तो भैया ln का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। क्या होता है डेरिवेटिव के अंदर ln का फॉर्मूला? यानी कि जो भी ln के साथ फंक्शन होगा वो डिवाइड में लिखा जाएगा और डेरिवेटिव उस फंक्शन के ऊपर ले लोगे। अगर मेरा बेटा इतनी बार एक बात को बोल रहा हूं तो आएगा फॉर्मूला तो जमानी याद हो गया होगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास? 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस का टी है, ये प्लस का टी स्क्वायर प्लस का टी। और जब डेरिवेटिव अप्लाई करोगे यहां पे तो मेरा बेटा डेरिवेटिव बारी बारी दोनों टर्म्स में चला जाएगा। तो डेरिवेटिव बारी बारी क्या होगा? जब डेरिवेटिव फंक्शन पे अप्लाई करोगे तो फंक्शन क्या आ रहा है? टी स्क्वायर प्लस का टी। तो डेरिवेटिव बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर चला जाएगा। आई गेस इतनी अच्छी मैथ्स सब आप सबकी हो गई होगी डेरिवेटिव के अंदर कि भाई क्या अप्लाई करोगे? टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास? जाहिर सी बात है सर 2t होता है। और प्लस के टी का डेरिवेटिव क्या होगा? जाहिर सी बात है टी के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करोगे टी के रिस्पेक्ट से, तो उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो फाइनल आपके पास आंसर क्या आ रहा होगा? आपके पास ये आंसर बन रहा होगा, बल्कि अगर तरीके से उसको मैं लिख दूं क्या बन रहा होगा? टी स्क्वायर प्लस का टी और 2t प्लस का 1। तो मेरा बेटा ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं। ये एक्सरसाइज 4.2 में इस टाइप का क्वेश्चन भी गिवन है आपको। मुझे बताओ ये क्वेश्चन मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव गिवन है आपने पहले तो वो लगा दिया। टी के रिस्पेक्ट से फंक्शन गिवन था, आपने टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। सिंपल तरीके से एल का फॉर्मूला अप्लाई करा। एल का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन फंक्शन एंड देन डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर। 1 अपॉन फंक्शन क्या था? टी स्क्वायर प्लस का टी। और डेरिवेटिव जब फंक्शन के ऊपर अप्लाई करोगे तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2t और प्लस के टी का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। क्योंकि टी के ऊपर जब टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। आई गेस क्वेश्चन आपको क्लियर होगा इंशाल्लाह। अगेन एक बेसिक क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मेरा बेटा एमसीक्यूज के अंदर या फिर एप्टीट्यूड मैथ्स के अंदर हमारे पास आ रहे होते हैं, एनईडी के अंदर, नस साइड के ऊपर, यानी कि बेसिक की चैप्टर एक्सरसाइज 4.2 के बेतहाशा क्वेश्चन आपके पास आ रहे होते हैं। आपकी जो सिंध बोर्ड की किताब है, ये किताब मुझे सिर्फ इसलिए पसंद है क्योंकि इससे बेसिकली बहुत दफा एग्जामिनर क्वेश्चन एनईडी साइड के ऊपर ले रहा होता है एप्टीट्यूड मैथ्स के अंदर, वरना ये किताब इतनी अच्छी नहीं है एज कंपेयर टू अदर बोर्ड्स। तो कहने का मकसद क्या है, अगर जब आप इंटरमीडिएट मैथ्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड साइड के लिए भी। अब देखो आपके पास पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। क्या क्वेश्चन आ रहा है? fx इज इक्वल टू ln इंटू ln t। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगेन बेसिक सा क्वेश्चन है। आई गेस ये क्वेश्चन तो आप लोग तमाम के तमाम बच्चे जो कि इंटरमीडिएट मैथ्स की तैयारी करो तो खुद से बैठ के सॉल्व कर रहे होगे, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। क्या कॉन्सेप्ट है? अगेन बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखो सबसे पहले तो आपने देखना है आपने फंक्शन किसके रिस्पेक्ट से अप्लाई करना है। अगेन यहाँ पे t होगा, यहाँ पे fx नहीं होगा भाई, ये ft होगा। तो क्या आपको फंक्शन किसके रिस्पेक्ट से गिवन है? आपको पर्टिकुलर जो क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकालना है वो टी के रिस्पेक्ट से निकालना है। किसके रिस्पेक्ट से निकालना है? टी के रिस्पेक्ट से। तो आप क्या कर दोगे? सबसे पहले तो अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या कह दोगे? अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। अच्छा, टी के रिस्पेक्ट से क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि फंक्शन हमें टी के रिस्पेक्ट से गिवन है, इसलिए हम टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे होंगे। तो क्या बन जाएगा ये? टेकिंग डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पे एफ टी आ जाएगा। सही है, गुड। और फिर क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव यहां पर भी लोगे टी के रिस्पेक्ट से, तो क्या हो जाएगा? ln इंटू ln टी, ln इंटू ln टी। अच्छा, अब अगर आप एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट लेना चाह रहे हो, अगर आप क्वेश्चन समझना चाहते हो तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि ln इंटू ln टी आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट बेतहाशा अच्छा एमसीक्यूज के तौर पे आता है, पहले रिपीट कर रहा हूं। अब देखो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया, मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया आपको डेरिवेटिव का, कि मेरा बेटा डेरिवेटिव अगर ln के ऊपर अप्लाई होगा तो उसका फॉर्मूला होता है। अगर आप गौर करो तो ये पूरी की पूरी टर्म इस ln का फंक्शन है, ये पूरी की पूरी टर्म इस ln का फंक्शन है। तो पहले हम इस ln के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं। जाहिर सी बात है डेरिवेटिव पहले सबसे पहले इस ln के ऊपर अप्लाई होगा, सबसे करीबी टर्म है, सबसे ओपन टर्म यही है। तो भाई इस पूरे का एक फंक्शन है इस ln का, ये ln t जो है इस ln का फंक्शन है। तो आप सिंपल तरीके से डेरिवेटिव अप्लाई करोगे ln के ऊपर। क्या फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का? कोई घबराने की बात नहीं है। बच्चा इस क्वेश्चन को देखकर घबरा जाता है कि सर ln इंटू ln t आ रहा है, ln के फंक्शन में एक और ln आ गया, सर कैसे करेंगे? अरे मेरा बेटा इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नस साइड के ऊपर आता है, आपको पता है इससे
इससे ज्यादा मुश्किल एमसीक्यूज में आते हैं कि ln इंटू एलन इंटू एलन इंटू एलन टी आ जाता है, बताओ वो कैसे कर रहे होगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई सिंपल एलन का फॉर्मूला अप्लाई करना है पहले वाले डेरिवेटिव के ऊपर, पहले वाले एलन के ऊपर। क्या होता है डेरिवेटिव के अंदर एलन का फॉर्मूला कि भाई जो भी फंक्शन आ रहा है अभी पूरा का पूरा फंक्शन है एलन का, तो क्या डेरिवेटिव के अंदर एलन का फॉर्मूला होता है जो भी फंक्शन आ रहा है उस फंक्शन को एक बार सिंपल डिवाइड में लिखो, क्या हो जाएगा एलन टी, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ या डॉट लगा दो और फिर डेरिवेटिव लो किसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर। अब यहां पे फंक्शन ही क्या आ रहा था, एलन टी का आ रहा है, तो सिंपल एलन टी फंक्शन में आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में जब मैं जाऊंगा तो 1 अपॉन एलन टी एज इट इज ही रहेगा, और डेरिवेटिव जब एलन टी के ऊपर लूंगा तो एक बार फिर से यहां पे एलन का फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि अब डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है एलन टी के ऊपर, दोबारा से एलन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो क्या होता है एलन का फॉर्मूला, आइए देख लेते हैं क्या होता है एलन का फॉर्मूला। ये जो अब टी आ रहा है ये एल का क्या है, फंक्शन है, ये जो अंदर वाला टी है क्या है, एल का फंक्शन है। तो अब की बार ये क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो भी फंक्शन होता है वो डिवाइड में लिखा जाता है 1 अपॉन टी, और फिर डेरिवेटिव ले लोगे टी के ऊपर टी के ही रिस्पेक्ट से, तो फाइनली आंसर क्या आ रहा होगा आपके पास 1 अपॉन एलन टी इंटू 1 अपॉन टी, क्योंकि डेरिवेटिव ऑन टी में रिस्पेक्ट टू टी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आप बेसिक तरीके से करते हुए जा रहे हो। मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूं, मैं दोबारा बहुत तरीके से करवा सकता हूं कि मेरा बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आप तरीके से करते हुए जा रहे हो, अगर आप इजीएस्ट वे में इसको सॉल्व करते हुए निकल रहे हो। कि भाई क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, आपको सिंपल कह रहा है फंक्शन ऑन टी इक्वल टू एलन इंटू एलन टी। इस टाइप पे क्वेश्चन बेतहाशा पर एमसीक्यूज में आते हैं भाई, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है अगर बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चे के पास। तो मेरा बेटा घबराना नहीं है, आपने सबसे पहले क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। किसके ऊपर डेरिवेटिव लेना है, टी के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि फंक्शन आपको टी के रिस्पेक्ट से गिवन है। हमने डेरिवेटिव ले लिया, अब चाहे एक फंक्शन के अंदर एल है या 10,000 है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, हमें बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला आपसे क्या कहता है, डेरिवेटिव एल पे अप्लाई होगा तो जो भी उसका फंक्शन है वो डिवाइड में लिखा जाएगा। और बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ती है, बात आगे बढ़ती है किसके ऊपर, उस डेरिवेटिव लोगे आप किसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर। अब एक बार फंक्शन डिवाइड में आएगा और फिर जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव ले लोगे। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन आपने एक बार लिख दिया डिवाइड के अंदर और फिर इस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव ले लिया। अब जब मैं डेरिवेटिव देखता हूं फंक्शन के ऊपर ले रहा हूं, अब फंक्शन के अंदर एक बार एलन और आ रहा है। अब मैंने फर्दर गौर करा, जब फर्दर गौर करता हूं तो मुझे पता चलता है कि इस एलन का फंक्शन क्या है, अंदर आने वाला टी, क्योंकि जाहिर सी बात है अंदर आने वाला टी उसका डेरिवेटिव है। अब क्या करेंगे, जाहिर सी बात है एक बार फिर से एलन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगेन ये बाहर वाला 1 अपॉन एलन टी एज इट इज रहा और अंदर वाले एलन टी के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑन टू फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन, क्या फंक्शन आ रहा था एलन टी का, टी आ रहा था, तो 1 अपॉन टी डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर, जो डेरिवेटिव टी के ऊपर टी के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एलन टी इंटू 1 अपॉन टी। आई गेस क्वेश्चन बहुत क्लियर मैंने करा होगा। देखो मेरा बेटा एक्सरसाइज 4.2 के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास मौजूद है। मुझे बताओ ऐसे क्वेश्चन कहीं पेपर में आ सकते हैं, जी नहीं आ सकते, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे। तो फिर सर आप क्यों करवाने हैं मेरा बेटा, क्योंकि एक्सरसाइज 4.2 के अंदर आगे जो बला आने वाली है वो बला मुझे पता है क्या है। उस बला को समझने के लिए आपको बेसिक्स बनानी पड़ती है, आपको बच्चे की बेस बनानी पड़ती है। ये बेस जो मैं आपकी बना रहा हूं ये एमसीक्यूज में भी आपकी हेल्प करेगी और इंशाल्लाह जब आगे जाके एप्टीट्यूड मैथ्स की तैयारी कर रहे होंगे उस वक्त भी आपकी बहुत हेल्प करेगी। अगर आप मेरे मुंह से बार बार एप्टीट्यूड मैथ्स का नाम सुनते हो उसकी मेजर रीजन क्या है कि मेरा बेटा मैं उस चीज उस दौर को समझता हूं, इस दौर को भी आप समझते नहीं है। क्योंकि जब आप अभी इंटरमीडिएट के पेपर दे देंगे फिर आप लोग परेशान होंगे उसकी तैयारी करने के लिए, वो इंशाल्लाह मेरे चैनल से भी इजीली कर सकते हैं, बट स्टिल आपको परेशानी होगी। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि एप्टीट्यूड मैथ्स कुछ मुश्किल चीज नहीं होती, बेसिक इंटरमीडिएट मैथ्स होती है। अगर आप इंटरमीडिएट मैथ्स की बहुत तरीके से पढ़ते हुए जा रहे हैं तो यही क्वेश्चन वो होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन वो होते हैं जो वहां भी पेपर्स में आते हैं, इधर नस्ट के इधर एनईडी के। तो आपकी सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर की मैथ्स अगर अच्छी होगी तो वो पेपर बहुत अच्छी तरीके से एस कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आइए एक और क्वेश्चन में जाने पड़ते हैं, मेरी बातें तो बहुत लंबी चलती रहेंगी भाई। अच्छा अगेन ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 आ रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आ रहा है, जैसे एक अच्छा क्वेश्चन ये था वैसे ही एक अच्छा क्वेश्चन ये आ रहा है। क्या कह रहा है, फंक्शन ऑन टी इक्वल टू एलन टी की पावर 5। अब बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है भाई कि पता नहीं क्या दे दिया इसके अंदर। अरे मेरा बेटा सबसे आसान क्वेश्चन है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर मेरी पिछली वीडियोस आप व्यू करते हुए आ रहे हो, अगर आप बेसिक तरीके से अपने आप को सही रखते हुए आ रहे हो, यानी कि अब साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो, देखो ये वो क्वेश्चन है जो आपको इजीली पिक करने चाहिए। अब देखो क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले तो मुझे अंदाजा हो गया कि भाई फंक्शन गिवन है किसके रिस्पेक्ट से,
टी के रिस्पेक्ट से। यानी कि भाई डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा किसके रिस्पेक्ट से, टी के रिस्पेक्ट से। तो अगर आप में से किसी के जहन में कंफ्यूजन थी आज से पहले कि भाई डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से अप्लाई होगा, वाई कैसे होगा या टी के रिस्पेक्ट से होगा, तो हमेशा फंक्शन को देख के अंदाजा किया करोगे। आपका फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन क्या कह रहा है, टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो टी के रिस्पेक्ट से अप्लाई कर देंगे भाई, इसमें क्या मसले की बात है। सबसे पहले डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। जब मैं यहां पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देता हूं टी के रिस्पेक्ट से, दोनों साइड पे डेरिवेटिव पहले तो अप्लाई हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। अगर कभी 2-3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ भी जाए पेपर के अंदर, तो प्रॉपर स्टेप्स आपको शो करने हो। और वैसे एमसीक्यू साइड के ऊपर तो आते ही रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस, आसान आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, मजे के क्वेश्चन है। आगे चल के ये क्वेश्चन आपकी बहुत हेल्प कर रहे होंगे, मैं तभी बार बार रिपीट कर रहा हूं ये बात। अच्छा, अब जब मैंने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, तो जब मैं राइट हैंड साइड के ऊपर देखता हूं, यार यहां पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है किसके ऊपर, एल एन टी के ऊपर। अब देखो एक एवरेज बच्चा और एक अच्छे बच्चे में फर्क लाजमी नजर आएगा मुझे। अगर तो फिजिकल क्लास होती तो मैं बच्चों को खड़े करके उनसे पूछता हूं कि क्या पढ़ रहे हो, मुझे एक्सप्लेन करो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो उधर ही मुझे पता चल जाता है कि एक अच्छा बच्चा कौन सा है और एक एवरेज बच्चा कौन सा है। एवरेज बच्चा वो है जो ख्वाब तो देखता है मगर आगे बढ़ने की तमन्ना नहीं रखता। अच्छा बच्चा वो जो ख्वाब भी देखता है और आगे बढ़ने की कोशिश भी करता है, यानी कि मेहनत भी करता है। तो देखो मेरा बेटा, इस क्वेश्चन को देख के अंदाजा हो जाएगा कि आपकी अभी तक 6 वीडियो से कितने लेक्चर्स आपको समझ में आए और कितने लेक्चर्स आपने खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करी। देखो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी आपको समझा सकूं, मैंने तो बार बार गले के अंदर चीख चीख के आपको बताया, गाइड भी करा, समझाया भी, प्यार से भी बताया कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे कर सकते हो कैसे नहीं कर सकते। इंटरमीडिएट में अच्छे मार्क्स लाओगे तो आगे यूनिवर्सिटी जाओगे। मैंने तो बहुत बार ये बातें करी, मैंने तो बहुत बार कहा कि जो एक्सरसाइज कंप्लीट करवाते हुए जा रहा हूं उनके 20 तो सॉल्व करते रहो, उनके पास पेपर्स को लाजमी बैठ के सॉल्व करो ताकि प्रैक्टिस हो सके। इंटरमीडिएट में परसेंटेज लाना आसान काम नहीं होता, मेहनत लगती है। आपको क्या समझ में आया, आपने क्या पिक करा, ये मैटर करता है। अब देखो ये क्वेश्चन आएगा, एक एवरेज बच्चा मुझसे पता है क्या कहता है, एवरेज बच्चा मेरी इतनी मेहनत के बाद मुझसे कहता है सर यहाँ पे एलन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम लोग। और अगर आप में से किसी ने भी बात भी सोची थी तो अपने मुंह पे रख के चवाड़ मार दो, क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ रहे, अपना सिंसियरिटी शो नहीं कर रहे आप लोग। क्या मेरा बेटा यहाँ पे आप सिंपल एल का फॉर्मूला अप्लाई करोगे? आई डोंट थिंक आप ऐसा सोचते होंगे। मुझे यकीन है मेरे चैनल के ऊपर या मुझसे पढ़ने वाले जितने स्टूडेंट्स होंगे वो ऐसा नहीं सोच रहे होंगे। मुझे पता है कि मेरे पास एक अच्छी बच्चों की क्रीम आती है इंशाल्लाह पढ़ने के लिए, जो टॉपिक समझने के लिए आते हैं, जो समझने के लिए आते हैं। जाहिर सी बात है बाकी बच्चे जो समझने नहीं हो क्यों पढ़ रहा है आजकल, वो तो नहीं पढ़ रहा। जो बच्चा पढ़ने वाला है खाली वही देखेगा ना। तो कहने का मकसद क्या कि इस वीडियो को देखकर या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखकर जाहिर सी बात है एक अच्छा बच्चा क्या सोचेगा कि यार यहाँ पे डायरेक्ट एलन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है कि इसके ऊपर एक पावर आ रही है। इसके ऊपर क्या आ रही है? पावर आ रही है। तो पहले यहां पे पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगर नहीं है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या कहा, एक अच्छे बच्चे में एवरेज बच्चे में फर्क मुझे इस क्वेश्चन को देखते समझ में आ जाएगा कि एक एवरेज बच्चा कहां स्टैंड करता है, एक नॉर्मल बच्चा कहां स्टैंड करता है, एक अच्छा बच्चा कहां स्टैंड करता है। अगर आप अपने सिंसियरिटी शो करते हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए थी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। अगर आपने मेरे बताने से पहले इस क्वेश्चन को खुद पिक किया तो इसका मतलब अच्छी तरीके से आप पढ़ रहे हैं, और अगर आपने नहीं पिक करा तो आपको माजरत के साथ और मेहनत करने की जरूरत है। कैसे? देखो क्वेश्चन क्या था, एल एन टी की होल पावर 5, एल एन टी की होल पावर 5। आप में से जिस बच्चे ने ये सोचा कि डेरिवेटिव का यहां पे कैसे अप्लाई होगा, सिंपल एलन का फॉर्मूला अप्लाई कर, वो तमाम स्टूडेंट्स रॉन्ग थे, वो तमाम स्टूडेंट्स रॉन्ग थे। क्यों? क्योंकि भाई देखो यहां पे होल पावर आ रही है, और मैं स्टार्टिंग से लेकर अब तक बताते हुए आ रहा हूं कि भाई मैं दूसरे तरीके से पढ़ाता हूं, मैं दूसरे टीचर से मुख्तलिफ इसलिए हूं कि भाई मैं मेहनत से पढ़ाता हूं। मैंने पावर फॉर्मूला इसलिए पढ़ाया था कि आप अंदाजा कर सको कितना इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब पावर फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है और एक टर्म के ऊपर पहले पावर अप्लाई हो रही है, तो पहले यहां पे पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब आई गेस बात समझ पा रहे होगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म कैद है पावर के अंदर, ये पूरी की पूरी टर्म कैद है पावर के अंदर। इस टाइप के क्वेश्चन मेरा बेटा एमसीक्यूज में आएंगे, और जब अभी एक्सरसाइज 4.2 के हम बड़े क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो वहां पे भी ये छोटी छोटी स्टेप्स लाजमी आते हैं। इसीलिए आपकी बेस बना रहा हूं, इसीलिए आपको बता रहा हूं कि एक्सरसाइज 4.2 में छोटे क्वेश्चंस भी हैं, बड़े क्वेश्चंस भी हैं। तो भाई ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली एमसीक्यूज में आते हैं या बड़े क्वेश्चंस के रेलेवेंट पार्ट्स होते हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको अगर आता होगा तब डेरिवेटिव का टॉपिक इजी है आपके लिए, वरना जान का अजाब है। मैं पहले बता देता हूं कैसे करेंगे सॉल्व, इधर देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो। भाई डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, किस तरीके से? चूंकि इस पूरी टर्म की ये टर्म पावर आ रही है तो यहां पे पहले पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या आपको पावर फॉर्मूला याद है? आई गेस याद होगा। अगर मुझसे पढ़े तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि भाई पढ़ो पढ़ो, पढ़ने का मसला नहीं है, रिवीजन रखो। मैं बार बार समझाता हूं तो आई गेस मैं डिजर्व करता हूं कि मेरा स्टूडेंट मुझसे बोले यस सर हमें याद है और हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आई गेस फिर आपको ये बात पता होगी
कि भाई पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि जो भी पावर उसको सबसे पहले एक बार नीचे उतार दो, जो भी पावर उसको पहले शिफ्ट कर दो, और फिर बेस को एक बार लिखो, जो भी आपकी बेस है उसको एक बार लिखो और उसके ऊपर आने वाली पावर में से एक माइनस करके लिखो। कि क्या होता है पावर फॉर्मूला, पावर को पहले एक बार लिखो, जो भी बेस को पहले लिखो और बेस के ऊपर आने वाली पावर में से एक माइनस कर दो, यानी कि 5 - 1 क्या हो जाएगा 4। और बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ती है बेस के डेरिवेटिव के ऊपर। बेस क्या आ रही है ln t, और उसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसको डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे t के रिस्पेक्ट से ln t। इस तरीके से हम पहले पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ln का फॉर्मूला तो बाद में आएगा, क्योंकि होल टर्म बंद है, कैद है, क्लोज है पावर के अंदर। तो चूंकि पहले पावर आ रही थी तो पहले क्या अप्लाई करोगे, पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर को पहले एक बार लिखो, बेस में से पावर को एक माइनस करके लिखो, बेस में से एक पावर में से एक माइनस करके बेस को लिखो, पावर में से एक माइनस करोगे तो 5 - 1 क्या हो जाएगा 4, और फिर बेस के साथ मिलाकर लिख दोगे। और देन बात खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ती है, डेरिवेटिव लोगे किसके ऊपर, बेस के ऊपर। तो 5 ln t की पावर 4 एज इट इज रहेगा, और यहां पे क्या आ गया, बेस के ऊपर डेरिवेटिव, बेस क्या आ रही है ln t। अब जाके ln t का फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या होता है ln का फॉर्मूला डेरिवेटिव के अंदर, कि जो भी इसका फंक्शन आ रहा हो, जो भी इसका फंक्शन आ रहा हो वो एज इट इज एक बार लिखो डिवाइड के अंदर, और फिर डेरिवेटिव ले लो उस फंक्शन के ऊपर। जाहिर सी बात है t के ऊपर t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहा हूं तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 5 ln t की पावर 4 इंटू 1/t। आई गेस क्वेश्चन क्लियर होगा मेरा बेटा। जब मैं इतनी मेहनत से आपको क्लियर करवा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो आई गेस आपको ये तमाम की तमाम स्टेप्स समझ में आ रहे होंगे और आपको पता होंगे मैं किस लेवल के ऊपर पढ़ा रहा हूं, किस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं। डेरिवेटिव का टॉपिक अगेन रिपीट कर देता हूं, मुश्किल नहीं है, बस एक तस्बीह के अंदर एक मोती से एक मोती जुड़ा हुआ है। अगर आपका एक भी मोती मिस हो गया, एक भी मोती गिर गया, तो पूरी की पूरी तस्बीह क्या होती है, टूट जाती है। तो आपको वो कॉन्सेप्ट लाजमी पिक करना होगा, आपने अपने तमाम कॉन्सेप्ट को अपने जहन में रखना है। मेरा बेटा मैं पहले रिपीट कर देता हूं, डेरिवेटिव के टॉपिक के ऊपर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, उसकी मेजर रीजन क्या है, डेरिवेटिव का टॉपिक आपके आगे हर तरह के मैथ्स के अंदर आएगा। चाहे आप यूनिवर्सिटी साइड के ऊपर जाओगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओगे, चाहे आप बिजनेस साइड पे जाओ, चाहे आप इंजीनियरिंग साइड पे जाओ, या फिर आप मेडिकल यूनिवर्सिटीज के अंदर भी आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ाई जाती है। कहने का मकसद कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके कॉन्सेप्ट सारे के सारे बेस आपकी सही बननी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी बेस के अंदर के पिलर्स वीक हो जाए और आप उसके ऊपर इमारत तामीर करो, तो आपको ऑब्वियसली आगे जाकर समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि वहां पे वो डायरेक्टली मैथ्स कराई जाती है। कहने का मकसद ये टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए, और जितनी मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ इंशाल्लाह आपको क्लियर होंगे। क्लियर है, आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट होने चाहिए। सेम गोस पर ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज 4.2 में आपको मिल जाएंगे। कहने का मकसद क्या है, ऐसे क्वेश्चन बट ऑब्वियसली सेकंड ईयर के पेपर में आ नहीं सकते, इससे मुश्किल क्वेश्चन आएंगे। बट अगर मैं इन क्वेश्चंस को बहुत तरीके से करवा रहा हूं तो उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई उन क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं इनका कॉन्सेप्ट होगा, या फिर आपको समझ में आने के लिए। तो जाहिर सी बात है इनको पिक करोगे तो समझोगे ना। और सेकंड नंबर के ऊपर ये एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन बेतहाशा आ रहे होते हैं, या फिर एप्टीट्यूड साइड पे आ रहे होते हैं। तो इन क्वेश्चन को करोगे तभी तो समझ सकते हो कि भाई हम हायर मैथ्स में कैसे कर रहे होंगे, या फिर एप्टीट्यूड साइड पे कैसे कर रहे होंगे, या अभी जो एक्सरसाइज 4.2 के मुश्किल क्वेश्चंस देखेंगे उनमें कैसे कर रहे होंगे। ये दोनों क्वेश्चन एक ही तरह के पैटर्न के ऊपर थे, बट दोनों का पैटर्न डिफरेंट था, कॉन्सेप्ट एक ही था। क्या पैटर्न डिफरेंट थे भाई, एक में आपको 2 दफा ln दे दिया था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करा सिंपल तरीके से, फंक्शन को देखकर डेरिवेटिव अप्लाई करा, फंक्शन पे चूंकि t आ रहा था तो डेरिवेटिव अप्लाई करा t के रिस्पेक्ट से। अब क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था ln into ln t, तो सिंपल तरीके से ln into ln t के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करा। अब चूंकि बाहर वाला ln पहले था उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करा। कैसे अप्लाई करा कि भाई हमने कहा कि अंदर वाला जो ln है, इस ln का क्या है, फंक्शन है, तो हमने सिंपल तरीके डेरिवेटिव से ln का फॉर्मूला अप्लाई करा 1/ln t, एंड देन उस पर्टिकुलर ln के ऊपर जो भी फंक्शन था उसके ऊपर अगेन डेरिवेटिव अप्लाई करा। चूंकि वो एक और ln आ रहा था उसके ऊपर फिर से डेरिवेटिव का ln का फॉर्मूला अप्लाई हुआ, सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था कि भाई एक ln t इस वाले ln का फंक्शन था और आपको ln का फॉर्मूला अप्लाई करना था। आपने सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करा। चाहे मुश्किल क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके हाथ में होंगे, अगर आपके बेसिक तरीके आपके हाथ में होंगे, तो आप उस क्वेश्चन को और उस मैथ्स के पेपर को इजीली एस कर सकते हो, इजीली पास कर सकते हो। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आप क्वेश्चंस को आगे पीछे शफलिंग करके क्यों पढ़ाते हैं? तो मेरा बेटा पढ़ाने की रीजन ये होती है बच्चे को पहले टॉपिक दिए जाएं, बच्चे को पहले कॉन्सेप्ट दिए जाएं, फिर मुश्किल क्वेश्चंस करवाए जाएं। देखो अगर हो सकता है आप में से किसी ने सोचा हो सर एक्सरसाइज 4.2 का ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 अभी तक आपने करवाया नहीं था, तो क्या आपने छुड़वा दिया? हालांकि वो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मेरा बेटा अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो टेंशन लेनी, मैं लाजमी करवाऊंगा उसे। अब उसको करवाने की ना करवाने की रीजन क्या थी? पहले मैं चाहता था कि आसान क्वेश्चन आपको करवाऊं, जब आसान क्वेश्चन के ऊपर आपकी ग्रिप आ जाए तब आप मुश्किल क्वेश्चन को पिक करो। ये एक टीचर की पहचान होती है किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मेरा पढ़ाने का तरीका यही होता है कि भाई पहले आसान क्वेश्चन करवाऊं ताकि आपकी बेस बन सके, और जब बेस बन जाए तो उसके ऊपर पे अच्छे तरीके से सरिया वगैरह डाला जा सके और अच्छे तरीके से क्वेश्चन करवाया जा सके। अब क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे पास पार्ट नंबर 1 आ रहा है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ये क्वेश्चन
जो आपके पास डेरिवेटिव का क्वेश्चन आता है जिसमें 3 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, उनमें से एक पार्ट के अंदर ये बेतहाशा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन से एक क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऑल दो इतना कुछ हार्ड नहीं है। अच्छा मजे की बात ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड साइड के ऊपर एमसीक्यू साइड में बेतहाशा बार आ चुका है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं जब सेकंड ईयर के बच्चे को मैथ्स पढ़ाता हूं तो मैं साथ साथ उसको ये भी बताता रहता हूं कि कौन सी एक्सरसाइज एप्टीट्यूड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन ज्यादा है। तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो हर तरह के एप्टीट्यूड एग्जाम की जान होती है और हर तरह के इंटरमीडिएट मैथ्स के टीचर की भी जान होती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे आ सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये सेकंड ईयर मैथ्स के अंदर बेतहाशा पर पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन है? fx इज इक्वल टू ln 1 माइनस टी का होल स्क्वायर 1 माइनस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर। अच्छा देखो मुझे भी दिख रहा है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मगर ये ln का फंक्शन है, ये ln का अंदरूनी मामला है। अभी हम लोगों ने ln के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देना। अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व बाद में करता हूँ, पहले भाई ये fx नहीं होगा, ये t होगा, यहाँ पे ये t होगा, यहाँ पे फंक्शन टी के रिस्पेक्ट से टी होगा। ये मैंने उतारते हुए गलती कर दी 3-4 जगह के ऊपर, ये टी होगा यहाँ पे, आप बुक से वेरीफाई कर सकेंगे इंशाल्लाह, ये एफ टी होगा। अच्छा सबसे पहले तो भाई देखो हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे किसकी रिस्पेक्ट से? फंक्शन किसकी रिस्पेक्ट से आपको गिवन है? टी की रिस्पेक्ट से। तो आप क्या करोगे? अप्लाइंग डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी। आप सबसे पहले तो यहाँ पे माशाल्लाह से डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, अप्लाई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आपको गिवन है तो आप सबसे पहले तो डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे टी की रिस्पेक्ट से। अब देखो मुझे भी दिख रहा है पे डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अच्छा कुछ बच्चे होते हैं अच्छे पढ़ने वाले और कुछ बच्चे होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस वाले। भाई ओवर कॉन्फिडेंस आपको लेके डूबते हैं, अल्लाह के बंदो कॉन्फिडेंस जरूर रखो, पेपर के अंदर जाते हैं कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए। मैं एक बहुत अच्छा करियर काउंसलर टीचर भी हूँ, मैं लोगों को करियर काउंसलिंग अक्सर प्रेशर कर रहा होता हूँ या मोटिवेशन अक्सर बच्चों को दे रहा होता हूँ। आप मेरे कई स्टूडेंट से मिल सकते हो इधर एनईटी साइड के ऊपर या नस साइड के ऊपर, मेरा एक काम है। तो मैं तो कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बच्चों को तरीके बताता हूँ कॉन्फिडेंस गेन करने के, मगर अल्लाह के बंदो ओवर कॉन्फिडेंस लेकर डूब जाता है, पहले बता रहा हूँ। अब एक बच्चा क्या होता है वो यहाँ पे पहले डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई कर देगा, क्या बोलेगा? उसने सब आता है, उसको चौड़ा बन के जाएगा, डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई कर देगा। अल्लाह के बंदो पहले क्वेश्चन समझो क्वेश्चन क्या है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है, आपको जो बेहतर लगता है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर ये पूरी की पूरी चीज ln का फंक्शन है, ये पूरी की पूरी चीज ln का फंक्शन है। तो जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा, डेरिवेटिव पहले ln के ऊपर अप्लाई होगा, तो पहले ln का फंक्शन अप्लाई होगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर पहले डेरिवेटिव पावर पे अप्लाई होगा, क्योंकि पूरी की पूरी टर्म पावर में बनती, तो इसलिए पहले पावर फॉर्मूला किया। इस क्वेश्चन के अंदर ये तमाम के तमाम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अच्छा आ रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर 2 ln आ रहे थे, मगर पहले ln इस ln पे अप्लाई हुआ, पहले डेरिवेटिव इस ln के ऊपर अप्लाई हुआ, तो ये वाला ln इसका फंक्शन बन गया। सेम गोस फॉर हियर, यहां पे 2 टर्म प्लस हो रही थी, मुझे भी दिख रहा है, मगर ये 2 टर्म जो प्लस हो रही है इस ln का फंक्शन है, तो डेरिवेटिव पहले इस ln के ऊपर अप्लाई हुआ, पहले डेरिवेटिव ln के अप्लाई हुआ, देन हमने ln का फॉर्मूला अप्लाई किया डेरिवेटिव के अंदर। कहने का मकसद क्या है? कॉन्फिडेंस होना और सब चीजें आना अच्छी बात है, मगर आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपने डेरिवेटिव किस चीज पे अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। अब देखो आपके पास क्या कह रहा है, अप्लाइंग डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी हमने जब करा, तो यहां पे जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? ln और यहां पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस टी का स्क्वायर 1 प्लस टी का स्क्वायर। अच्छा अब देखो मेरा बेटा, भाई देखो पहले डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा? ln के ऊपर, तो ln का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ये पूरी की पूरी टर्म इस ln का फंक्शन है भाई, इससे कंफ्यूज नहीं होना, चाहे टर्म इतनी सी हो या इतनी बड़ी हो, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर वो ln के साथ है तो वो ln का क्या फंक्शन है, या अगर वो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर है तो क्या है? उसका एंगल है। चाहे टर्म इतनी सी हो या इतनी बड़ी हो, आपने खौफजदा नहीं होना, आपने उसको एज अ एंगल, एज अ बेस, एज अ फंक्शन ही ट्रीट करना है। तो भाई ये पूरी की पूरी टर्म क्या है? ln का फंक्शन है। तो आप सबसे पहले तो ln का फंक्शन यहां पे अप्लाई करोगे। क्या होता है मेरा बेटा ln का फंक्शन? जो डेरिवेटिव क्या कहता है ln का फॉर्मूला आपसे? ln का फॉर्मूला आपसे कहता है कि भाई जो भी पर्टिकुलर आपका फंक्शन है उसको डिवाइड में एज इट इज एक बार लिख दो। क्या फंक्शन आ रहा है मेरा फंक्शन आ रहा है 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, 1 माइनस टी का स्क्वायर सॉरी होली, और फिर नीचे क्या आ रहा है? 1 प्लस टी का स्क्वायर, डॉट लगाओ। फिर क्या कहता है डेरिवेटिव आपसे? डेरिवेटिव फिर आपसे कहता है ln का फॉर्मूला कि डेरिवेटिव लो किसके ऊपर? उस फंक्शन के ऊपर। तो क्या फॉर्मूला है डेरिवेटिव के अंदर आपके पास ln का? कि जो भी आपका फंक्शन आ रहा हो आपने उसको एज अ फंक्शन ट्रीट करना है, उस फंक्शन को एक बार डिवाइड में लिखना है और फिर मल्टीप्लाई करवाना है, और देन मल्टीप्लाई के बाद डेरिवेटिव लेना है उस फंक्शन के ऊपर। अच्छा
तो मेरा बेटा में जरा यहाँ पर देखो, ये जो टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है पूरी की पूरी नीचे डिवाइड हो रही है, नीचे से ऊपर जाके क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। मैथ का ये असूल है कि कभी भी चार चीजें आपस में डिवाइड हो रही होती हैं तो सबसे नीचे वाली दो चीजें जो होती हैं ऊपर जाके पलट जाती हैं और पलट के लिखी जाती हैं ऊपर जाकर। ये मैथ का असूल होता है, कभी भी नीचे वाली चीज डिवाइड हो रही होती है वो नीचे से ऊपर जाके पलट के लिख दी जाती है। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर। अब देखो यहां पे डेरिवेटिव, अब यहां पे डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब यहां पे आप कारस्तानी कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि पहले ये पूरी की पूरी टर्म ln का फंक्शन आ रही थी। अब देखो यहां पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है और मैंने बहुत बार डेरिवेटिव के अंदर आने वाला आपको डिवीजन फॉर्मूला सिखाया। लेक्चर नंबर 2 से लेकर लेक्चर नंबर 5 तक बेतहाशा बार करते रहे, तो आज भी एक बार और कर लेंगे भाई। क्या होता है डिवीजन फॉर्मूला डेरिवेटिव के अंदर कि मेरा बेटा जो भी नीचे वाली टर्म है उसको एज इट इज एक बार लिख दोगे, जो भी नीचे वाली टर्म है उसको एज इट इज एक बार लिख दोगे और उसका स्क्वायर ले लोगे और उसी टर्म को ऊपर लाकर एक बार लिखोगे, उसी टर्म को ऊपर लाकर एक बार लिखोगे और जो ऊपर वाली टर्म है उसके ऊपर डेरिवेटिव लेना है, उसके ऊपर डेरिवेटिव लेना है। साइन लगाओगे माइनस का, साइन लगाओगे किसका, माइनस का। जिस टर्म पे डेरिवेटिव ले चुके हो अब उस पे डेरिवेटिव नहीं लेना, उसको एज इट इज लिख दो। किस टर्म पे डेरिवेटिव ले चुके हैं 1 माइनस टी स्क्वायर के ऊपर, उसको एज इट इज लिख दो, उसको एज इट इज लिख दो। और जिस टर्म पे डेरिवेटिव नहीं लिया उसके ऊपर डेरिवेटिव ले दो। उसको मैं यहां पे शो कर देता हूं, यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर के ऊपर ये 1 प्लस टी का स्क्वायर है। तो अगर मैं दोबारा रिपीट करूं सर ये आपने काम क्या किया, क्या इस काम को दोबारा रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल मेरा बेटा, मैं आपके लिए रिपीट कर सकता हूं। हमने यहां पे क्या करा, सिंपल तरीके से भाई डेरिवेटिव अप्लाई करा एल के ऊपर। ये पूरा का पूरा एल का फंक्शन आ रहा था। क्या होता है एल के अंदर डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ये कहता है 1 अपॉन फंक्शन और देन डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर। तो फंक्शन क्या था 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको लिखा और डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर लिया। अब मुझे साफ दिख रहा है कि भाई नीचे वाली चीज ऊपर जाके क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकेट हो जाएगी, उलट जाएगी। हमने उलट दिया और डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर जब ले रहे हैं तो फंक्शन चूंकि डिवीजन बेस है तो डेरिवेटिव डिवीजन के लिए डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्या होता है डिवीजन का फॉर्मूला डेरिवेटिव के अंदर कि भाई टर्म के ऊपर नीचे स्क्वायर आएगा, वो टर्म ऊपर एज इट इज एक बार लिखी जाएगी और ऊपर वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव लोगे। साइन लगाओगे माइनस का, जिस टर्म पे डेरिवेटिव ले चुके हो उस पे डेरिवेटिव नहीं लोगे। मैं बिल्कुल कहानी की तरह हमेशा डिवीजन फॉर्मूला याद करवाता हूं बच्चे को। जिस टर्म पे डेरिवेटिव ले चुके हैं, किस पे ले चुके हैं 1 माइनस टी स्क्वायर के ऊपर, अब उसको एज इट इज छोड़ दोगे और जिस टर्म पे डेरिवेटिव नहीं लिया यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर, इसके ऊपर डेरिवेटिव ले लोगे। क्या हो जाएगा भाई यहां पे हो जाएगा आपके पास सिंपल 1 प्लस टी का स्क्वायर और नीचे क्या है 1 माइनस टी का स्क्वायर। अब देखो ये जो आपके पास आ रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर नीचे इसका होल स्क्वायर, ये एज इट इज अभी एक आपके पास ऐसे ही एज इट इज रहा, अभी इसको नहीं छेड़ना। और ऊपर क्या मौजूद है हमारे पास, ऊपर हमारे पास मौजूद है 1 प्लस टी का स्क्वायर। क्योंकि इस टर्म के भी डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हुआ इसको भी एज इट इज छोड़ देते हैं, इसको 1 प्लस टी स्क्वायर को। अब डेरिवेटिव अप्लाई हुआ था किसके ऊपर, 1 माइनस टी स्क्वायर के ऊपर। तो मेरा बेटा डेरिवेटिव 1 का क्या होता है, 0 होता है। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा डेरिवेटिव बारी बारी दोनों चला जाएगा ना, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। और माइनस के टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का 2t। डेरिवेटिव 1 का क्या होगा 0, माइनस का साइन एज इट इज, और डेरिवेटिव टी स्क्वायर का क्या होगा 2t, क्या होगा 2t। अगेन ये माइनस का साइन एज इट इज 1 माइनस का टी स्क्वायर। और यहां पे देखो डेरिवेटिव जब अप्लाई होगा 1 प्लस टी स्क्वायर के ऊपर, अगेन डेरिवेटिव 1 का क्या होता है 0 होता है, डेरिवेटिव 1 का क्या होता है 0 होता है, प्लस का साइन एज इट इज, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t। अगेन फर्दर सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को बेटा। अच्छा जब मैं इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर रहा हूं मुझे दिख रहा है कि भाई यहां पे क्या आ रहा है 1 प्लस टी का होल स्क्वायर और यहां पे क्या आ रहा है 1 प्लस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर से ये वाला पूरी टर्म कैंसिल आउट हो सकती है। क्या हो रहा है यहाँ पे 1 प्लस टी का स्क्वायर आ रहा था और यहाँ पे 1 प्लस टी का स्क्वायर की बाहर एक होल स्क्वायर आ रहा था, तो एक स्क्वायर से मैंने इस वाली टर्म को कैंसिल आउट कर दिया। तो ये टर्म क्या बन गई हमारे पास 1 अपॉन 1 माइनस का टी स्क्वायर इनटू ऊपर क्या आएगा, ये माइनस ब्रैकेट ओपन होगा। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, चलो इसको मैं एक और स्टेप में लिख देता हूं, अभी ओपन नहीं करता। क्या हो जाएगा वैसे, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर इंटू 0 माइनस 2t माइनस का 2t, और यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर खाली एज इट इज। अच्छा फिर क्या हमारे पास, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा जाहिर सी बात है माइनस साइन जाके माइनस प्लस की 2t से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे भी क्या बन जाएगा माइनस का 2t, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर भी एज इट इज रहने देता हूं, मैं इसको भी ओपन नहीं करता। मैंने क्या करा, मैंने इस वाले ब्रैकेट को ओपन करा, 0 प्लस 2t जो था ये माइनस साइन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2t हो जाएगा, और मैंने अंदर वाले ब्रैकेट को भी ओपन नहीं करा, इसको भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा अगर आप नीचे देखो तो नीचे आपके पास क्या बन रहा है
वन माइनस टी स्क्वायर और फिर क्या बन रहा है वन प्लस टी स्क्वायर। जाहिर सी बात है दोनों टर्म्स कैसी आ रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये क्या आ रही है आपके पास वन माइनस टी स्क्वायर और ये क्या आ रहा है वन प्लस टी स्क्वायर, तो ये टर्म क्या बन गई ए माइनस बी और ए माइनस बी। तो क्या ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। तो यहां पे फॉर्मुला खोल देंगे, यहां पे क्या कर देंगे फॉर्मुला ओपन कर देंगे, फॉर्मुला क्लोज कर देंगे, सॉरी ये नीचे देखो ना, नीचे दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो वन माइनस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर किसके बराबर होता है, वन माइनस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर किसके बराबर होता है मेरा बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वन का स्क्वायर लो ना लो फर्क नहीं पड़ता, तो क्या हो जाएगा वन माइनस का टी की पावर 4, ये वन माइनस टी की पावर 4 कैसे आ रहा है, वन माइनस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस बी किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो टी स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा टी की पावर 4, वन माइनस टी की पावर 4 हो जाएगा इसलिए। अच्छा ऊपर जब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं माइनस टू जाके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब माइनस टू वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा माइनस टू टी ही आएगा, और जब माइनस टू टी टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा माइनस का टू टी क्यूब। सेम गोस फॉर ये माइनस टू टी जाके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का टू टी जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का टू टी आएगा, और माइनस का टू टी जब माइनस के टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा प्लस का टू टी क्यूब, प्लस के टू टी क्यूब से माइनस का टू टी क्यूब कैंसिल आउट हो गया, और माइनस का टू टी और माइनस का टू टी क्या हो जाएगा माइनस का फोर टी, और डिवाइड में क्या मौजूद है वन माइनस टी की पावर 4। ये इसका फाइनल डेरिवेटिव का आंसर होगा, ये इसका फाइनल डेरिवेटिव का आंसर होगा। मेरा बेटा क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहे थे। ये क्वेश्चन पेपर में बेतहाशा बार पूछा जा चुका है, और एप्टीट्यूड वगैरह एमसीक्यू साइड पे बेतहाशा आने वाले क्वेश्चन से एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन आपसे कह रहा था सिंपल, वो इस पर्टिकुलर पूरी एक्सरसाइज के अंदर मेरा बेटा हम लोगों ने एलन को डिस्कस करा। एलन का फॉर्मूला क्या होता है, एलन का फॉर्मूला कि जो भी आपका एलन का फंक्शन होगा वो डिवाइड में एक बार लिखोगे और डेरिवेटिव अप्लाई किया करो फंक्शन के ऊपर। हमने सेम काम यहाँ पे अप्लाई करा। ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन था, इसको लास्ट में एक्सप्लेन कर दे, इस वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं हम लोग। क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर एल का क्या फंक्शन आ रहा था, वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय वन प्लस टी स्क्वायर। हमने सिंपल तरीके से यहाँ पे एल का फॉर्मुला अप्लाई करा। क्या होता है एल का फॉर्मुला, कि जो भी फंक्शन आ रहा है डिवाइड में लिखोगे, डेरिवेटिव लोगे सिंपल फंक्शन के ऊपर। यहाँ पे जो फंक्शन आपको डिवाइड में आ रहा था वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय वन प्लस टी स्क्वायर, तो नीचे वाली चीज ऊपर से रेसिप्रोकेट करके मैथ के रूल के अकॉर्डिंग ऊपर चली जाएगी। ऊपर जाके क्या बन गई वन प्लस टी स्क्वायर देन वन माइनस टी स्क्वायर। जब यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा इस पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर, तो ये फंक्शन चूंकि डिवीजन बेस्ड है तो यहाँ पे डिवीजन का फॉर्मुला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या होता है डिवीजन का फॉर्मुला अप्लाई कर देंगे, नीचे वाली टर्म एज इट इज रहेगी उसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई करेंगे, उस टर्म को एक बार ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाली टर्म डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, माइनस का साइन लगा देंगे डिवीजन फॉर्मूला है, और फिर जिस टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई कर चुके उस टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करेंगे। वन माइनस टी स्क्वायर डेरिवेटिव अप्लाई कर चुके तो उस पर अप्लाई नहीं करेंगे, और जिस टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करा उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। जब हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया दैट्स मींस स्क्वायर से मैंने वन प्लस टी स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया, एंड देन सिंपल तरीके से ब्रैकेट्स को ओपन करके सिंपलीफाई करा। सिंपलीफाई करवाने के बाद जो टर्म कैंसिल आउट हो गई कैंसिल आउट करा, और सिंपल तरीके से अपने टर्म्स को फॉर्म कर दिया। यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा था। क्या कॉन्सेप्ट था भाई, कि वन माइनस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे। जाहिर सी बात है एक टर्म आ रही है ए माइनस बी, दूसरी आ रही है ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मुला अप्लाई कर दिया जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आपके पास आ रहा था वन माइनस टी का स्क्वायर इंटू वन प्लस टी का स्क्वायर। फॉर्मुला अप्लाई कर दिया, क्या फॉर्मुला होता है वन का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो आपके पास ए आ रहा था बी आ रहा था ए माइनस बी और ए प्लस बी को ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी माइनस बी आ रहा था हमारे पास। हमने क्या करा वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया वन का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर की पावर स्क्वायर, तो क्या हो गया वन माइनस टी की पावर 4। तो फाइनली ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया किस तरीके से, माइनस 4t डिवाइड बाय वन माइनस टी की पावर 4। तो मेरा बेटा इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो के अंदर हमने एलन फॉर्मूला को समझा कि एलन का फॉर्मूला लॉग का फॉर्मूला पेपर में किस तरीके से आता है और किस तरीके से किस हरवे से हमसे पूछा जाता है। आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी तरीके में क्लियर होगा, आपको पता चल चुका होगा कि हमने एलन किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो मेरा बेटा मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करवाते हुए चलूंगा, मगर साथ साथ पहले आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, वो कॉन्सेप्ट जो कि आपको शायद और टीचर उस तरीके से ना दे सके, क्योंकि नॉर्मली टीचर की कोशिश ये होती है कि फॉन एक्सरसाइज कंप्लीट करवाने की। मेरा बेटा मैं भी फॉन एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट करवा सकता हूं, मुझे पता है बड़ी एक्सरसाइज है, सेकंड नंबर के ऊपर बच्चा पहली बार पढ़ता है, और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की। अगर डेरिवेटिव समझ में आएगा तो इंटीग्रेशन समझ में आएगी, और अगर ये दोनों एक्सरसाइज समझ में आएंगी तभी पेपर का एक मेजर हिस्सा क्लियर कर पाओगे, वरना पेपर का मेजर हिस्सा क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दूं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देने के बाद आपको उनके रेलिवेंट क्वेश्चन और रेलिवेंट एग्जांपल्स करवाऊं, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है बल्कि वो आसान चीज है। तो मेरा बेटा मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी इस लेक्चर वीडियो के अंदर और इन तमाम लेक्चर वीडियोस के अंदर अपने गले को सुखाकर
बहुत तेजी से आपको बताकर, बहुत तरीके से आपको बताकर कि आपको समझ में आए। अगर मैं बार बार एक बात रिपीट करता हूँ या बार बार एक चीज रिपीट करता हूँ, उसकी बेसिक रीजन सिर्फ एक होती है कि मेरी क्लास के अंदर मुझे पता है कि एवरेज बच्चा भी पढ़ता है और एक अच्छा बच्चा भी पढ़ता है। एक अच्छा बच्चा तो हर टीचर से कॉन्सेप्ट ले सकता है, एक अच्छा बच्चा तो किसी टीचर से पढ़ सकता है, मगर एक एवरेज बच्चा जो होता है ना, वो हर टीचर को समझ नहीं सकता, हर टीचर से पढ़ नहीं सकता। तो मेरी एक कोशिश ये होती है कि मेरी क्लास के अंदर जो एवरेज बच्चा बैठा है, जो मुझसे समझने के लिए आता है, वो भी मुझसे कुछ सीख के जाए, वो भी मुझसे कुछ समझ के जाए, ताकि उसको कुछ कॉन्सेप्ट मिल सके, उसको कुछ समझ में आए। तो मेरी हत्तल निमकाने की कोशिश होती है कि बच्चे को समझाऊं, उसको तरीके से क्लियर कर सकूं। तो अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी या आपको लगता है कि मैं बार बार एक बात रिपीट करता हूं, तो उसकी मेजर रीजन क्या है कि भाई मैं चाहता हूं कि मेरा हर स्टूडेंट कामयाबी हासिल कर पढ़ सके। आपसे लास्ट में इतना ही कहूंगा कि मेरा बेटा, मैंने जो एक्सरसाइज कंप्लीट करवाते हुए जाऊं, उनकी काइंडली 20 ईयर सॉल्व करते जाए। जितने ज्यादा पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए ईजी है, क्योंकि इंटर के अंदर आपकी परसेंटेज हलवे की तरह नहीं आती जिस तरह मैट्रिक लेवल पे आ जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर आप पढ़ाई करेंगे अच्छी तरीके से, तभी आपकी परसेंटेज अच्छी आएगी। तो इसी बात में वीडियो को एंड करता हूँ। आई गेस आपको लॉगरिथम का फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कॉमन एक्सपोनेंशियल और नेचुरल एक्सपोनेंशियल डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, और देन उनके क्वेश्चन देखेंगे 4.2 के ऊपर, एंड देन उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह, हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।